आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन को देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके बोर्ड 2025 के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके अंदर टोटल 5 टॉपिक्स हैं। इन सभी 5 टॉपिक्स को हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट। तो स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन के अंदर बैलेंस्ड डाइट जो होती है उसका एक अहम रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर बैलेंस्ड डाइट की बात करें तो इसके अंदर क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी ग्रोथ और बॉडी मेंटेनेंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो सभी मौजूद हों, क्योंकि हम खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। एनर्जी के साथ साथ हमारी बॉडी की जो बेसिक नीड्स हैं, जो हमें जीने के लिए, चलने के लिए और एवरीडे एक्टिविटीज़ करने में हेल्पफुल होती हैं, वो सारी हमारे डाइट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। अगर हम बैलेंस्ड डाइट की बात करें तो हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स ये सभी हमारी डाइट के अंदर मौजूद होने चाहिए। इंडियन डाइट्स में बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि हम प्रोटीन्स कम लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें एक अगर बैलेंस्ड डाइट लेनी है तो ये जो 5 फैक्टर हैं ये सभी हमारी डाइट के अंदर मौजूद रहेंगे। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है कि उसके अंदर हमारे सारे जो फूड के ग्रुप हैं वो सभी आ गए। ये सारे कौन से हैं? फूड के ग्रुप हैं, सभी हमारे डाइट के अंदर मौजूद होने चाहिए। जैसे कि अलग अलग जो पर्सन हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, मोर प्रोटीन किसी को चाहिए, किसी को मोर कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें डाइट को डिफ्रेंशिएट करना है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सभी के लिए हम एक जैसी डाइट प्लान करें। जैसे कि जो टॉप लेवल के एथलीट्स होते हैं उनके लिए जो हमारी डाइट रहेगी वो अलग रहेगी, और एक ऐसे पर्सन जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं उनके लिए हमारी जो डाइट है वो अलग तरीके से रहेगी। उसके अंदर हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इन सभी की क्वांटिटीज़ को अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। एसेंशियल्स फॉर बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इंक्लूड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। सही अमाउंट में आपको न्यूट्रिएंट्स को लेना है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो आपको अलग अलग जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनके लिए हेल्पफुल रहने वाले जो फूड आइटम्स हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। सही अमाउंट में आपको लेने चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ना ही कम। एक आपका जो रेशियो है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, वो सही मेंटेन रहना चाहिए। आपके जो फूड हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फूड का इंटेक आप करते हो वो बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी के अंदर रह रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। फूड इज़ प्रॉपरली कुक्ड और टू स्टेरलाइज इट। देखिए, कोई भी जो फूड आइटम है बाहर से जब हम लेकर आते हैं वो इतना प्योर नहीं होता। जब हम उसको पका देते हैं, कुक कर लेते हैं अच्छे से, उससे क्या होता है उसके अंदर जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं, ताकि हमारा जो फूड आइटम है वो अब हमारे लिए हम उसको खा सकते हैं। तो आपका जो फूड का आइटम वो सही तरीके से पका हुआ होना चाहिए। इन सभी को हमें बैलेंस डाइट में ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम न्यूट्रिशन के कंसेप्ट की बात करें तो न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड यूजेज इट फॉर बॉडी ग्रोथ। हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए जो फूड हम लेते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जिंदा लोग हैं, उनको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि इनटेक ऑफ फूड है, इसके बाद में एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स फ्रॉम बॉडी फ्रॉम फूड बाय द बॉडी। जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जितना भी हम खाना खाते हैं उस खाने में पूरे के पूरे अमाउंट के अंदर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन उस खाने से न्यूट्रिएंट्स को निकालना भी हमारी बॉडी का काम हो। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद में जो एब्जॉर्ब एलिमेंट हैं उनको टिश्यूज और ऑर्गन एक्सेप्ट करके और हमारी बॉडी में वेरियस फंक्शंस करें। न्यूट्रिशन हमारी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। जो भी फूड आइटम हमने लिया है उसको डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना, और जो वेस्ट बच गया है उसको एलिमिनेट करना। इन सभी में न्यूट्रिशन क्या होता है? हेल्पफुल होता है। तो हमें ध्यान में रखना है न्यूट्रिशन इस तरीके से हमें सहायता प्रदान करता है। इसके बाद में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक साइंस है। इसमें क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अदर सब्सटेंसेस हमारे फूड के अंदर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, हमारी ग्रोथ को और फिजिकल परफॉर्मेंस को, ये सब हम देखते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम इनटेक करते हैं, वो अब हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से बिहेव करेंगे, बॉडी को किस तरीके से अफेक्ट करेंगे, वो होता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। अगर हम
स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस की बात करें बैलेंस्ड डाइट के अंदर दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब बड़े अमाउंट वाले न्यूट्रिएंट्स, ये देखिए यहाँ पर ये हैं लार्ज अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो के अंदर स्मॉल अमाउंट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो के अंदर अगर हम बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीन मेनली आते हैं, और विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो इसके अंदर आते हैं स्मॉल अमाउंट्स के अंदर, या फिर इनको बोल सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। एक एक करके हम दोनों को ही देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये हमारे 5th चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखने वाले हैं। तो आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स भी कहा जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर उनकी नीड होती है। इसका मतलब है हमारी बॉडी को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में चाहिए कंपैरिजन टू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इन तीनों को हमने देख लिया है। क्या काम करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, और हमारी ग्रोथ और बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक एक करके इन तीनों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का काम करता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन किससे होती है, किससे बनता है कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में एक तो आ गया कार्ब, एक है हाइड्रेट। कार्ब का मतलब तो हो गया कार्बन, हाइड्रेट का मतलब हाइड्रोजन, और एट का मतलब ऑक्सीजन। इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। ये ध्यान में रखना है। ये रेशियो भी इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? इसका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे मिला है, इसकी फॉर्मेशन। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और हमारा जो डाइजेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको बहुत कम पानी चाहिए। कम पानी चाहिएगा तो बॉडी इसको आराम से डाइजेस्ट कर सकती है। ऐसा हमने बैलेंस्ड डाइट में देखा भी था कि ऐसे फूड आइटम जिनके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट कम हो, या फिर ऐसे फूड आइटम जिनको हम आसानी से पचा सकें, डाइजेस्ट अच्छे तरीके से कर सकें, वो उतने ही हमारे लिए अच्छे होते हैं। प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाना। बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का इनका मेन काम होता है, और इसके साथ साथ ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी ये एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी अब दो टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की पहली टाइप है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है कॉम्प्लेक्स। सिंपल की बात करें तो इसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, सभी के लास्ट में आप OSE देखोगे। ये जो हैं कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। ये किसके अंदर सॉल्यूबल हैं, किसके अंदर ये मिल जाते हैं, घुल जाते हैं? पानी के, क्रिस्टलाइन एंड स्वीट इन टेस्ट। ये मीठे होते हैं और क्या होते हैं? पानी के अंदर घुल जाते हैं। इनको हम शुगर्स भी कहते हैं, या फिर इसको हम मीठा कह सकते हैं। सोर्स क्या हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट के? हमारे जो फ्रूट हैं वो हैं लो फैट मिल्क आता है। लो फैट मिल्क का मतलब हो गया जैसे ही हम गाय या भैंस से जो मिल्क निकालते हैं उस मिल्क के अंदर फैट होती है। उस फैट को जब निकाल दिया जाता है तो उस कम फैट वाले मिल्क को लो फैट मिल्क कहा जाता है। इसके बाद में जो शुगर हम यूज़ करते हैं वो हो गया हनी, हो गया जैम, वेजिटेबल्स, कैंडी। इन सभी के अंदर क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं। सोर्सेज की अगर बात करें तो इन सभी में आप देखोगे कि इनका टेस्ट क्या होगा? मीठा होगा। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये देखिए, ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके अंदर आपका स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन और सेलुलोज आता है। नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट के अंदर स्वीट नहीं होते, मीठे नहीं होते, पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होते। जो शुगर है वो क्रिस्टल के फॉर्म में हमारे पास होती है, वाइट शुगर, जिसको हम चीनी बोलते हैं, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें नहीं मिलती। ये कैसे मिलती है? ये पानी में इनसॉल्यूबल होती है, पानी में घुलते नहीं है। सोर्सेज अगर आप देखो तो जैसे कि ब्रेड है, वीट, राइस, मेज, बाजरा, वेजिटेबल, या फिर जो साबुत दाल हैं, ये सभी पानी में नहीं मिल सकते।
इसकी या तो हम रोटियां बनाते हैं या फिर इनको हम दूसरे तरीके से खाते हैं। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में आपको ध्यान में रखना है। नाम से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिंपल में क्या क्या हो सकता है और कॉम्प्लेक्स में क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर मेन डिफरेंस की बात करें तो मेन डिफरेंस इनके केमिकल कंपोजिशन में है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, इनकी जो चेन्स हैं वो स्मॉलर होती हैं केमिकल कंपाउंड्स की, अगर हम कंपेयर करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। तो अगर आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछें कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस इनके क्या होता है, केमिकल कंपाउंड की जो चेन होती हैं उनमें फ़र्क आता है। स्मॉलर चेन आपको मिलेंगी सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर और लार्जर जो चेन्स हैं वो किस में मिलेंगी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट देख लिया हमने, अब हम प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन किससे बना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कई बार इसके अंदर सल्फर भी होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से नाइट्रोजन किसके अंदर पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन मिलेगा प्रोटीन के अंदर। कई बार सल्फर भी मिलता है, ये भी अगर आपको याद रहे तो ध्यान में रखना है। ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं हमारी सेल्स के लिए। जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तो एमिनो एसिड के द्वारा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनको एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन कर लेता है, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं और सीधे हमारे ब्लड के अंदर ये इंजेक्ट नहीं हो सकते, हमारे ब्लड के अंदर ये शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा ब्लड है वही पूरी एनर्जी को बॉडी के अंदर लेकर जाता है। सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। इसके बाद में देखिए हमारे जो एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन जब टूटता है वो एमिनो एसिड बनता है। सिंपल सा आप तो यही ध्यान में रख लीजिए, प्रोटीन टूटकर क्या बनता है, एमिनो एसिड बनेगा। हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं, तो वो होते हैं 23। अब इन 23 में से जो 9 हैं, 9 तो कम से कम हमारी डाइट के अंदर होने ही चाहिए, क्योंकि ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एसेंशियल कितने हैं, तो 9 उसके अंदर एसेंशियल हैं, मतलब ये तो होने ही चाहिए। और एमिनो एसिड किससे टूटते हैं, प्रोटीन से। फंक्शंस क्या हैं प्रोटीन्स के, नए टिश्यूज़ को बनाना और जो टिश्यूज़ ब्रेक हो गए हैं उनको रिपेयर करना। आपने जिम जाने वाले बहुत सारे जो पर्सन्स हैं उनको देखा होगा, वो प्रोटीन शेक लेते हैं। प्रोटीन शेक इसीलिए लेते हैं क्योंकि जब वो जिम के अंदर जाते हैं तो उनके जो मसल्स हैं उनके टिश्यूज़ फट जाते हैं। ये टिश्यू था, अब वो फट चुका है। फटने के बाद में अब उसकी रिपेयर का काम करना है, तो रिपेयर उसकी खाने से नहीं होगी, उसको क्या चाहिए, अब प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन शेक इसीलिए लेते हैं ताकि अपने टिश्यूज़ की वो क्या कर सकें, रिपेयरिंग कर सकें। वो रिपेयर होते हैं और ये जो आपका प्रोटीन है ये इन फटे हुए टिश्यूज़ हैं यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तभी आप देखते हो थोड़े टाइम के बाद में उनकी बॉडी की जो मसल्स हैं वो बड़ी हो जाती हैं। उनका सबसे बड़ा रीज़न यही है, और मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। इस तरीके से प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। एक और क्या काम करता है, रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड्स। हमारी बॉडी के अंदर वाटर और एसिड्स को बैलेंस करने का काम करता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और एंटीबॉडीज़ को हमारे शरीर के अंदर बनाता है। इसके बाद में हमारी बॉडी को 0.36 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। मान लीजिए आपका अगर 50 पाउंड बॉडी वेट है तो 0.36 ग्राम क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी वैल्यू आएगी उतना प्रोटीन आपको डेली इंटेक करना है। अगर प्रोटीन की कमी होती है तो बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। उनमें 2 मेन है, मेरेस्मस और क्वाशियोरकर। ये किस में होता है, बच्चों में होता है। बच्चे कई बार दूध नहीं पीते, बहुत सारे जो आइटम जिनके अंदर प्रोटीन है वो नहीं खाते, तब बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये दोनों ही डिजीज़ हैं, इनको ध्यान में रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए प्रोटीन के भी टाइप होते हैं। 2 टाइप के प्रोटीन हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल प्रोटीन कौन से होते हैं, मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड नॉट मेड इन द बॉडी। ऐसे प्रोटीन जो हमें खाने से मिलेंगे, जो हमें फूड से मिलेंगे, जो हम खाना खाते हैं उससे मिलेंगे, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते। और नॉन एसेंशियल है, ये हमारी बॉडी खुद बना लेती है। तो प्रोटीन की टाइप तो बहुत ही सिंपल हो गई। सोर्स की अगर बात करें तो एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन 2 कैटेगरी इनकी बना सकते हैं। एनिमल प्रोटीन के अंदर आपका एग है, मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में आपका दूध, दही सब कुछ आ जाता है। इसके बाद में वेजिटेबल प्रोटीन की बात करें तो दाल होती हैं, नट्स होते हैं, नट्स के अंदर काजू, बादाम, आमंड सब कुछ आ जाता है। और
एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एनिमल प्रोटीन कैन लीड टू हार्ट डिजीज। ज़्यादा अमाउंट के अंदर अगर हम मिल्क प्रोडक्ट लेंगे या फिर एनिमल प्रोडक्ट लेंगे, मीट बहुत ज़्यादा कुछ लोग खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, दूध दही घी बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनको क्या होगा, हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, और किडनी स्टोन की प्रॉब्लम भी कई बार देखने को मिलती है। इसलिए एक्सेस में कोई भी फूड आइटम हमें इंटेक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्रोटीन के सोर्स आप देख सकते हो, फिश, नट्स, मिल्क, आमंड्स, लेंटिल्स, चिकन, ये सब कुछ दे रखे हैं। एक बार आप वीडियो पॉज करके इनको रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद में है फैट, लास्ट हमारा फैट आता है। तो फैट किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सभी में देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन एक जो प्रोटीन है उसके अंदर ही एक्स्ट्रा हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। इसको आपको ध्यान में रखना, इसीलिए ये नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब फैट के अंदर कार्बन कितना होता है? तो 76% कार्बन होता है, हाइड्रोजन 12% और ऑक्सीजन भी 12% होता है। याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद में कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारे फूड के अंदर, ट्वाइस टाइम ये एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। क्योंकि जैसे कि हम घी खाते हैं, घी के अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो 1 लीटर जो घी है वो कई गुना रोटियों से ज़्यादा एनर्जी रखता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। फंक्शंस क्या हैं फैट के? तो ये फ्यूल सोर्स का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। फ्यूल का क्या मतलब हो गया? लंबे टाइम तक अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो, उस फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले आपकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होगा। कार्बोहाइड्रेट जब फिनिश हो जाएंगे और फिर भी आप लॉन्ग टाइम तक फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तब आपको क्या मिलेगा? फैट से एनर्जी मिलेगी। जब आपको एनर्जी चाहिए तो फैट्स आपको एनर्जी देने का काम करेंगे। हेल्प ट्रांसपोर्ट फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि ए, डी और ई के, ये फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है, इन सभी विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इन दोनों विटामिन्स के टाइप्स भी हम देखेंगे। अभी तो बस आप इतना समझ लीजिए कि इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी फैट्स करते हैं। फैट्स के अगर टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड। सबसे पहले अगर सैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये हमें फास्ट फूड में मिलता है, पेस्ट्रीज में मिलता है और बिस्किट्स में मिलता है, जो क्या होता है हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता और हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज कर लेता है, जिससे क्या होगा? हमारे हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए सैचुरेटेड फैट हमें अवॉइड करना चाहिए। पॉलीसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं? ये लोअर ब्लड प्रेशर के अंदर हेल्प करते हैं, ये बेटर होते हैं मोनोसैचुरेटेड फैट से। इसके बाद में क्या है? मोनोसैचुरेटेड फैट है। तो मोनोसैचुरेटेड फैट के अंदर क्या होता है? ये भी हमारा लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के अंदर हेल्प करता है। हेल्दी और अनहेल्दी दोनों टाइप के होते हैं। अगर हम अनहेल्दी की बात करें तो ट्रांस फैट हैं, जैसे कि डीप फ्राइड फूड हैं। डीप फ्राइड फूड में क्या हो गया? आपकी समोसा है, कचौरी है और ऐसा आइटम जिनको डायरेक्टली हम क्या करते हैं? ऑयल में फ्राई कर लेते हैं, वो अनहेल्दी फैट्स के अंदर आता है। हेल्दी फैट्स की बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो कि आपको किसके अंदर मिलता है? आमंड्स में मिलता है, वॉलनट्स में मिलता है। ये सारे अच्छे हेल्दी फैट्स में आते हैं। एक सॉल्ट वाटर फिश होती है, वो भी एक अच्छा फैट माना जाता है। तो मोनोसैचुरेटेड, पॉली और सैचुरेटेड में आपको ये ध्यान में रखना है। सोर्सेज की अगर बात करें तो एनिमल और वेजिटेबल 2 टाइप से हम फैट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। एनिमल में जैसे कि हमने देखा था घी, चीज़, मिल्क और एग्स, इन सभी में फैट होता है। वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो स्वीट पोटैटो है, कोकोनट, सोयाबीन और फूड ग्रेन, इन सभी में फैट्स हमें देखने को मिलता है। हेल्दी फैट की अगर बात करें तो कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, यहाँ पर ये सभी आप देख सकते हो, इन सभी में क्या होता है? हेल्दी फैट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो हमने कंप्लीट कर लिए। मैक्रो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। माइक्रो में क्या होता है? मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। अब इन दोनों को हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से टाइप के मिनरल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और कौन से टाइप के विटामिन्स की नीड होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे एसेंशियल होते हैं। किसके लिए ज़रूरी होते हैं? हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, सेल की फॉर्मेशन के लिए, हमें जो भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से बचाने के लिए, और इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं? रिपेयरिंग का काम करते हैं।
अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट थे, उनको तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। कम अमाउंट में ही इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। ये एनर्जी देने का काम नहीं करते, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने देखा ही है, 2 टाइप हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। सबसे पहले विटामिन्स की बात कर लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ये पहली टाइप है। विटामिन्स क्या है? कार्बन कंपाउंड है और ये हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ है और बॉडी की फंक्शनिंग है, इनके लिए हेल्पफुल होते हैं। किसी भी विटामिन की बॉडी के अंदर कमी होती है तो हमारी जो फंक्शनिंग है बॉडी की, वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। माइक्रो नाम है तो इनकी जो क्वांटिटी है वो स्मॉल ही हमारी बॉडी को नीड है। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ महीनों या फिर कुछ साल तक स्टोर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें डेली एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनके टाइप्स हैं। टाइप्स 2 हैं, एक तो फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। तो फैट के अंदर जो सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो 4 टाइप के हैं, ए, डी और ई के। वाटर सोल्यूबल विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे विटामिन हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। टोटल 8 टाइप के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। और कौन सा है? विटामिन सी, ये वाटर सोल्यूबल है। तो ए, डी, ई के तो किसके अंदर हैं? फैट सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल में है विटामिन बी और सी। कोई भी एक याद कर लीजिए, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि रेटिनॉल कौन से विटामिन को बोला जाता है, तो रेटिनॉल बोलते हैं विटामिन ए को। उससे पहले अगर हम देखें तो फैट सोल्यूबल विटामिन है और ये हमारे लीवर के अंदर और जो हमारे फैटी टिश्यूज़ हैं उनके अंदर स्टोर होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि विटामिन लीवर के अंदर स्टोर होते हैं या नहीं, तो आपको वहाँ पर ट्रू कर देना है कि हमारे लीवर के अंदर विटामिन स्टोर होते हैं। वापस आते हैं विटामिन ए के ऊपर। तो देखिए विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं? आपके दूध में मिलेगा, दही में मिलेगा, मतलब डेयरी प्रोडक्ट सब में मिलेगा। फिश, टोमेटो, पपाया, उन सभी में विटामिन ए मिलता है। फंक्शंस क्या हैं इसके? नॉर्मल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकते हैं कि आंख की कोई भी जब डिजीज़ हो जाए, आंख की कोई भी बीमारी हो जाए या फिर आंख की कोई डिजीज़ है, उससे बचने के लिए कौन से विटामिन की डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है? तो वो है विटामिन ए। स्किन डेवलपमेंट के लिए विटामिन ए बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ साथ बोन्स और टीथ के लिए विटामिन ए अच्छा होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी से होती है? तो वो हमारा हो जाएगा विटामिन ए। किडनी अफेक्ट हो सकती है, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद में सेकंड है विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो लगभग सिमिलर से सोर्सेज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका सनलाइट। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी के लिए। इसके बाद में फंक्शंस की बात करें तो हमारे जो टीथ और बोन्स हैं उनके लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसके साथ साथ कैल्शियम और फॉस्फोरस को हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। हमारी जो हड्डियां और दांत हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट के अंदर विटामिन डी होगा तो हमारी जो टीथ और बोन्स हैं वो हेल्दी रहेंगी। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकते हैं, सॉफ्ट बोन डिजीज़ हो सकती है और टीथ की डिजीज़ हो सकती है। सॉफ्ट बोन डिजीज़ के अंदर आपकी हड्डियां मुलायम हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस नहीं होता। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपको दिन में थोड़े टाइम के लिए धूप में ज़रूर जाना चाहिए। सनलाइट आपकी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हड्डियां कमज़ोर हो गई, वो मुलायम हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका कोई भी इलाज नहीं है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन ई, जिसको टोकोफेरोल्स भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपके नाम यहाँ पर जो साइंटिफिक लिखे गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई हमें किस किस से मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, कोकोनट ऑयल, फ्रेश फ्रूट से मिलता है, मिल्क, मीट, बटर, इन सभी से हमें विटामिन ई मिल जाता है। फंक्शंस की अगर बात करें तो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनको मजबूत करता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। कई बार फर्टिलिटी के बारे में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी के अगर कोई बच्चा नहीं हो रहा है, फर्टिलिटी किसकी वजह से होती है? तो वो विटामिन ई की वजह से होती है। अगर किसी के अंदर विटामिन ई की कमी है तो
बच्चा होने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ एड्रिनल और जो सेक्स ग्लैंड है उनके फंक्शंस को अच्छा करने में या फिर सपोर्ट करने में ये काम करता है। डेफिशिएंसी की बात करें तो मसल और हार्ट आपका वीक हो जाएगा अगर विटामिन ई की कमी हुई तो। आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, इससे क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। फोर्थ है विटामिन के, जिसको फिलोक्विनोन्स भी बोलते हैं। अगर सोर्स की बात करें तो ये कॉलीफ्लावर, स्पिनच, कैबेज, टमाटो, पोटैटो, व्हीट, सोयाबीन, एग, मीट, इन सभी से मिलता है। सोर्सेज के बारे में आपको क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे क्योंकि सोर्सेज में लगभग कन्फ्यूजन रहता है, फिर भी आपको ये देख लेना है इनके सोर्सेज। फंक्शंस की बात करें तो ब्लड क्लॉट में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आपके क्वेश्चन फंक्शन और डेफिशिएंसी में विटामिन के ज़्यादा बनेंगे और एक आपका साइंटिफिक नेम है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्लड क्लॉट के साथ साथ ये आपके जो हेमरेज हो जाता है उसको भी प्रिवेंट करता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा क्योंकि जब ब्लड क्लॉट जल्दी बनेगा तो ज़्यादा अमाउंट में आपकी ब्लीडिंग नहीं होगी कहीं पर भी अगर आपको चोट लग जाती है तो। विटामिन के की अगर किसी इंसान के अंदर कमी है, किसी पर्सन में अगर कमी है तो उससे क्या होगा, ब्लड क्लॉट बनेगा नहीं, इंसान मर सकता है, खून बह के इंसान मर जाएगा। इसलिए विटामिन के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी की बात करें तो एनीमिया हो सकता है। एनीमिया खून की कमी हो जाती है, लगातार जब खून बहेगा तो खून की कमी हो जाएगी, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी शरीर के अंदर और ब्लड क्लॉट बहुत मुश्किल से बनेगा। इसकी हमने बात कर ली। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये सारे हमने ए डी ई के देख लिए। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन आते हैं जिसमें हमारा एक तो है बी कॉम्प्लेक्स और एक कौन सा है, विटामिन सी है। वाटर सोल्यूबल विटामिन किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर। और किसके अंदर सोल्यूबल है ये, वाटर के अंदर। अब देखिए ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, इन्हें हमें रेगुलरली कंज्यूम करना पड़ता है, इसका आपको ध्यान में रखना है। ये रेगुलरली हमें लेने ही चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो टोटल 8 विटामिन है और ये 8 कौन कौन से हैं, B1 से लेकर B12, बीच में कुछ नहीं है, जैसे कि B4 विटामिन नहीं होता और B8 नहीं है, 10 नहीं है और 11 नहीं है। आपको यही 8 ध्यान में रखने हैं। विटामिन B1 की बात करते हैं। B1 को थायमिन भी बोलते हैं। सोर्सेज की अगर बात करें तो ये एग योक में मिलता है। जो एग होता है उसके अंदर जो येलो कलर का अंदर होता है उसको हम एग योक बोलते हैं, उसके अंदर B1 मिलता है। व्हीट के अंदर ग्राउंड नट होता है उसके अंदर मिलता है। पीज, ऑरेंज और स्प्राउट्स के अंदर B1 मिलेगा। इसके बाद में अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है और इसके साथ साथ एसिमिलेशन ऑफ विटामिन ए एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करने का काम करता है। अगर विटामिन B1 की कमी होगी तो कार्बोहाइड्रेट हम कितना भी इंटेक कर लें हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे। इसकी कमी होती है, जो इसकी डेफिशिएंसी होती है उससे बेरी बेरी रोग हो सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसको। बेरी बेरी के बारे में एग्जाम में हज़ारों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इरिटेशन या फिर एंगर आपको रहता है, बेरी बेरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और फंक्शंस में एसिमिलेशन ऑफ विटामिन ए इंपॉर्टेंट है और सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद में B2 की बात करते हैं। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। साइंटिफिक नाम एक दिन में याद नहीं होंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे। अगर B2 के सोर्सेज की बात करें तो फिश, पल्सेज, राइस, व्हीट, ग्रीन वेजिटेबल्स में ये पाया जाता है। फंक्शन इसके क्या क्या हैं तो हमारी आईज, नोज, माउथ, लिप्स, टंग और स्किन, इनको हेल्दी करने का काम ये करता है। ये क्या होते हैं, इनसे हेल्दी रहते हैं। डेफिशिएंसी से पेलेग्रा एक नाम का रोग होता है, एक डिजीज होता है, वो हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। पेलेग्रा किसकी कमी से होता है तो वो है B2। इसके साथ साथ स्किन की सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है और स्किन में इरिटेशन भी हो सकती है। थर्ड है विटामिन B3, नियासिन बोलते हैं इसको। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट के अंदर मिलता है हमें। और फंक्शंस की अगर बात करें तो एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व रहता है। एंजाइम के फंक्शंस को ये सही करता है। डाइजेशन, हेल्दी स्किन रहती है, नर्व्स हमारी सही रहती हैं। डेफिशिएंसी क्या है इसकी, इससे क्या थकान रहेगी। अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन B3 नहीं है तो थकान रहती है, सही तरीके से आपका डाइजेशन नहीं काम नहीं करेगा और डिप्रेशन आप फील कर सकते हो। ये B3 की कुछ डेफिशिएंसी हैं। इसके बाद में B5, इसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा, उसी से बना है।
ये है पेंटोथेनिक एसिड। सोर्स की बात करें तो कॉर्न, ब्रोकली, टोमेटोज, एग यॉक, चिकन, मिल्क, पीनट। बहुत कम चांस हैं आपको सोर्सेज से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको सोर्सेज से क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उनमें आराम से ग्रीन वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, एग, ऐसा कुछ अगर लिख के आएंगे तो आप कम से कम उसके नज़दीक तो ज़रूर पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान फंक्शंस और डेफिशिएंसी भी देना है किसी भी विटामिन को अगर आप पढ़ रहे हो तो। फंक्शंस विटामिन B5 के क्या होते हैं, ये ब्रेक डाउन करने का काम करता है फैट और कार्बोहाइड्रेट को, और हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो बनाता है। इसकी कमी से फटीग हो सकता है, आपको नींद नहीं आएगी और डिप्रेशन रहेगा। इसके बाद में B6 है। B6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। सोर्सेज लगभग सिमिलर से ही हैं। फीट, फिश, एग यॉक, यीस्ट, राइस और व्हीट के अंदर मिलता है। फंक्शंस की अगर बात करें, ये देखिए हमने वाटर सोल्यूबल को डेली इंटेक का क्यों बोला है, क्योंकि आप दूध डेली ले सकते हो ना, अंडे डेली खा सकते हो, राइस आप डेली खा सकते हो, चावल आप डेली खाते हो। इसलिए रेगुलर जो हम फूड आइटम लेते हैं उनके अंदर जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे डेली यूजेज के लिए या फिर जीने के लिए ज़रूरी हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन हमें रेगुलरली इनटेक करना चाहिए। फंक्शंस की अगर बात करें तो ये प्रोटीन और ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। हीमोग्लोबिन बनाने का काम B6 करता है। लिम्फ नोड को सही करते हैं, और जो थाइमस ग्लैंड है उसकी हेल्थ को सही करने का काम क्या करता है, विटामिन B6 करता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, डिप्रेशन हो सकता है और इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। इसके बाद में B7 है। B7 को हम बायोटिन बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर। ये आपको एग यॉक, मिल्क, लेग्यूम्स और मशरूम्स में मिलता है। फंक्शंस की बात करें तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर ये इन्वॉल्व रहता है, एनर्जी आपके लिए बनाने का काम करता है B7। डेफिशिएंसी की बात करें तो आपकी जो मसल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेन रहेगा, डिप्रेशन और इम्पेयर्ड ग्रोथ, आपकी जो ग्रोथ है उसके अंदर कमी आ जाएगी। इसके बाद में 7th है B9, जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं। साइंटिफिक नाम आपको याद रखने हैं, ये कई बार पूछ सकते हैं। सोर्सेज की अगर बात करें तो लेंटिल्स, बीट, स्पिनच और चिकपीस एसेंशियल होते हैं हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ साथ हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी की बात करें तो ल्यूकोसाइट जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो लॉस हो सकती हैं। ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBC हैं, उनके अंदर लॉस देखने को मिलता है जब हम B9 की कमी की बात करते हैं। इसके बाद में लास्ट है B12, जिसको कोबालामीन भी बोलते हैं, कई बार इसको साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं। तो ये नाम पूरा अगर आपके सामने आए तो ये भी B12 का ही नाम है, कोबालामीन या फिर साइनोकोबालामीन। इससे मिलता है यीस्ट, स्पिनच और लीवर। B12 के बारे में कई बार पूछा जाता है कि लीवर जो है उसके अंदर कौन सा विटामिन है, तो वो है B12। फंक्शंस की अगर बात करें तो जेनेटिक मटेरियल है उसको बिल्ड करने का काम करता है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, RBC के लिए ये B12 इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको मेंटेन करने का काम करता है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि RBC क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स का मतलब ये रेड होंगी, रेड होने का मतलब इनमें हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन मतलब ये ब्लड की बात करते हैं। ब्लड कम होगा तो आयरन कम होगा, उससे क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ये B12 या फिर हम बात करें B कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होता है। B कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे 8 विटामिन हैं, सभी को हमने देखा है, सोर्सेस, फंक्शन और डेफिशिएंसी। अब सेकंड जो हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो है विटामिन C, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में कई बार पूछा गया है कि विटामिन C का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। तो अगर इसके सोर्सेस की बात करें तो लेमन से मिलता है। खट्टे जो भी प्रोडक्ट हैं फूड के उनसे हमें एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। तो लेमन खट्टा होता है, पाइनएप्पल बहुत खट्टा होता है, ऑरेंजेस, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल और कैबेज, इन सभी से एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। जो भी आइटम जो आपको स्वाद में खट्टा लगे उसके अंदर क्या होगा, विटामिन C होगा। फंक्शंस की अगर आप बात करो तो नीडेड फॉर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़रूरी है आपके घाव हैं वो जल्दी भरते हैं। अगर बॉडी में कहीं भी घाव हों और विटामिन C का आप इंटेक करते हो, आपके घाव जल्दी भरेंगे। और कोलेजन फॉर हेल्दी टीथ, आपके हेल्दी टीथ हैं वो अगर विटामिन C का इंटेक करते हो तो उससे रहेंगे। गम्स, ब्लड वेसल्स, बोन्स, विटामिन C के बहुत सारे
बेनिफिट्स हैं, इसलिए रेगुलरली आपको विटामिन सी इंटेक करना ही चाहिए। अगर आप डेली एक नींबू पानी पीते हो, एक नींबू पानी का गिलास पीते हो, तो वो आपको हमेशा के लिए हेल्दी रखेगा। आपकी एज कम बढ़ेगी, आपकी एज बढ़ेगी लेकिन आप जवान दिखाई दोगे। डेफिशिएंसी की बात करें तो स्कर्वी रोग हो जाता है, ये मोस्ट है, इसको ध्यान में रखना है। फैट और वाटर सोल्यूबल विटामिन थे, उन दोनों को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मिनरल्स। तो मिनरल क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये भी, और हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम अमाउंट में हमें ये बॉडी को चाहिए नॉर्मल फंक्शनल के लिए, हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग करती रहे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 4% ऑफ आवर बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का 4% चाहिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती, ओनली 4% चाहिए आपको। आपकी टीथ हैं, हेल्दी बोन्स हैं, उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, ब्लड के कंपोजिशन के लिए हेल्पफुल हैं, नर्व इम्पल्सेस के लिए, हार्ट बीट आपका सही तरीके से रेगुलेट करे, हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए, और पूरी बॉडी सही तरीके से फंक्शन करे, उसके लिए मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। अब जो मिनरल्स हैं उनको भी 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो का क्या मतलब है? ये हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। कितने चाहिए? 0.1 ग्राम पर डे। आपको 0.1 ग्राम पर डे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। माइक्रो कितने चाहिए? 0.01 ग्राम, ये बहुत ही कम हो जाता है। अब अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से कुछ टाइप्स हैं। माइक्रो की बात करें तो आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट, क्रोमियम, जिंक और फ्लोरीन, ये माइक्रो जो एलिमेंट्स हैं या फिर माइक्रो मिनरल्स हैं उनकी टाइप है। एक एक करके देखेंगे दोनों को। सबसे पहले हम मैक्रो मिनरल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कैल्शियम। कैल्शियम हमें किन से मिलेगा? तो डेयरी प्रोडक्ट जो भी हैं, जैसे कि मिल्क है, चीज़ है, इन सभी से हमें कैल्शियम मिलता है। इसके साथ साथ एग योक, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल्स और ऑरेंज, इन सभी से कैल्शियम मिलता है। ये हमारी हड्डियों को और दांतों को हेल्दी रखने का काम करता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, ब्लड क्लॉट में हेल्पफुल होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी की अगर बात करें तो कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और ग्रोथ है वो आपकी रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी या फिर बहुत धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में मैंने आपको बताया था, आपकी जो बोन्स हैं उनके अंदर छेद हो जाएंगे और धीरे धीरे करके आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी। पोटेशियम है नेक्स्ट। पोटेशियम आपको बनाना से मिल सकता है, कैरेट है, बीटरूट है, अनियन, टमाटो, ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स हैं, हरे कलर की जो पत्तेदार सब्जी हैं उनसे मिलता है, पीनट से मिलता है, और खट्टे जो पदार्थ हैं उनमें भी पोटेशियम होता है, जैसे कि ऑरेंज है और मैंगो है। फंक्शंस की बात करें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम है वो पोटेशियम की अगर कमी होगी तो एक्टिव नहीं रहेगा इतना। पोटेशियम अगर पूरा रहेगा तो उसको एक्टिव रखने का काम करता है। और क्या करता है? हेल्प्स इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन द बॉडी। पोटेशियम क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर पानी के बैलेंस को सही करने का काम करता है, उसको मेंटेन रखता है। डेफिशिएंसी की अगर बात करें तो पोटेशियम की कमी से क्या हो सकता है? मसल्स ऑफ द बॉडी आर वीकन। हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं, हमारी पूरी जो मांसपेशियां हैं शरीर की, वो कमज़ोर हो जाएंगी। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम के अगर सोर्सेज की बात करें तो नमक में सोडियम होता ही है, जैसे कि उसको हम बोलते ही हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके बाद में बटर के अंदर होता है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट सभी में होता है। इसके बाद में है मीट और एग, इन सभी में सोडियम मिलता है। अगर सोडियम की बात करें तो ये काम क्या करता है? हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सोडियम ज़रूरी होता है। थोड़ी बहुत मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर सोडियम होना चाहिए। इसकी कमी से क्या हो सकता है? तो हाइपोनाट्रेमिया हो जाता है। ये क्या होता है? हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो सॉल्ट है या फिर सोडियम है उसकी कमी हो जाएगी, उसको बोलते हैं हाइपोनाट्रेमिया। और क्या होता है? इंसान कोमा के अंदर जा सकता है और बहुत ही बुरी कंडीशन हो सकती है क्योंकि नर्वस सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। इसके लिए थोड़ी मात्रा में हमें NaCl जरूर लेना चाहिए या फिर सोडियम लेना चाहिए। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अगर सोर्स की बात करें तो मीट के अंदर होता है, ब्राउन राइस में मिलेगा, बीन्स में मिलता है और होल ग्रेन्स में मिलता है, मतलब साबुत अनाज के अंदर आपको मैग्नीशियम मिलेगा। फंक्शंस की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 300 से ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन करवाता है मैग्नीशियम। एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी से क्या हो सकता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी, नोजिया,
वोमिटिंग आपको हो सकती है, थकान रहेगी, वीकनेस रहती है, और मैग्नीशियम की ज़्यादा कमी अगर हो गई, डेफिशिएंसी ज़्यादा हो गई, तो आपको क्या हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया दिख रहा है। कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी से नहीं होगा, ये क्या होगा, मैग्नीशियम की कमी से आपको क्या हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया। फॉस्फोरस है नेक्स्ट, इसके सोर्सेज आपको दे रखे हैं, एग, फिश, मीट, कॉड लिवर ऑयल, इन आपको मिल सकता है ये। फंक्शंस की अगर बात करें तो आपकी बोन्स और टीथ हैं वो इससे डेवलप होती हैं। आपकी जो मसल्स और नर्वस सिस्टम है ये सही तरीके से काम करेंगे। इसकी कमी से क्या हो सकता है, हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों की बीमारी हो सकती है, बच्चों को रिकेट्स हो सकता है, और ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। ऑस्टियोमलेशिया के अंदर क्या होता है, आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया लगभग सेम है, लेकिन बच्चों के अंदर जो हड्डियों की बीमारी होती है उसको रिकेट्स बोल देते हैं, बड़ों के अंदर जो हड्डियों की बीमारी होती है उसको ऑस्टियोमलेशिया बोल देते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो से पहले कौन से हो गए, हमारे 5 माइक्रो मिनरल हो गए जिनको ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत है। माइक्रो मिनरल में सबसे पहला है आयोडीन। ये हमें सी फूड से मिलता है, फिश से मिल सकता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट से मिल सकता है। हमें नमक से आयोडीन मिलता है, नमक के अंदर होता है। सी फूड का मतलब जो भी फिश वगैरह खाते हैं, सी के अंदर जो भी जानवर हैं उनको खाने से आयोडीन हमें मिलता है। हमारे जो थायराइड का जो फंक्शन है उसको सही करने का काम करता है आयोडीन, सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे भी इंपॉर्टेंट उसकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग हैं। ये गोइटर जो एक डिजीज़ होता है उसके अंदर थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाती है, उसको सही करने का काम करता है। या फिर अगर इसकी कमी है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा, या फिर दिमाग आपका बहुत ही स्लो हो जाएगा आयोडीन की कमी से। दूसरा है आयरन, इसको फेरस बोलते हैं, एफ इसका साइन है। सोर्सेज की अगर बात करें तो मीट के अंदर मिलेगा, एग के अंदर है, ड्राई फ्रूट्स के अंदर हमें आयरन मिलता है, पालक के अंदर मिलता है, बनाना या फिर जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनके अंदर आयरन मिलता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए लोहा जरूरी है। आयरन लोहे को ही बोलते हैं, फेरस इसका साइंटिफिक नेम है। एनीमिया हो सकता है इसकी कमी से, जो कि आप सभी को पता है। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम हमें किससे मिलता है, सोयाबीन, कैरेट, टमाटो, ब्लैक ग्राम, ग्राउंड नट, बाजरा, बार्ले, इन सभी से हमें क्रोमियम मिलता है। इसके फंक्शंस क्या हैं, इंसुलिन जो होता है उसको एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। इंसुलिन कहाँ पर बनता है हमारी बॉडी के अंदर, पैनक्रियाज के अंदर, जो कि शुगर को रेगुलेट करता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। अगर कोई गाजर, टमाटर, ग्राउंड नट, बाजरा ये सब नहीं खाता है उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों होगी, क्योंकि जो आपका इंसुलिन है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं जिनको डायबिटीज़ हो गई है वो अब बाजरा खाओ, क्योंकि बाजरे के अंदर क्रोमियम आपको मिलता है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर के सोर्सेज की अगर बात करें तो आमंड, पल्सेस, सनफ्लावर सीड्स और एप्रिकॉट के अंदर कॉपर आपको मिलेगा। क्या काम करता है, रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें हेल्प करता है, और नर्व के जो फाइबर हैं उनको बनाने का काम करता है, उनकी फंक्शनिंग को सही करता है। डेफिशिएंसी की अगर बात करें तो हार्ट और किडनी का फेलियर हो सकता है इसकी कमी से, लीवर डैमेज हो सकता है, ब्रेन के डिसऑर्डर हो सकते हैं, दिमाग आपका खराब हो सकता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट हरे पत्तेदार सब्जियों में होता है, दूध में मिलेगा और मीट में मिलता है। फंक्शंस की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए कोबाल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। B12 की हमने बात की थी, B12 के अंदर भी कोबाल्ट होता है, क्योंकि उसको हम कोबालामीन बोलते हैं। इससे भी क्या हो जाता है, एनीमिया बीमारी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है जिंक। पंपकिन सीड से मिलेगा, सेसम सीड से मिलेगा और चिकपीस से मिलेगा। फंक्शंस क्या है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फंक्शनिंग ऑफ द मेल प्रोस्टेट। मेल प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन में हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बहुत ही कम अमाउंट में हमें ये सारे जो माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स हैं वो चाहिए, लेकिन इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। डेफिशिएंसी की अगर बात करें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी अगर हमारी बॉडी के अंदर जिंक की कमी हो तो। स्किन रैशेज हो सकते हैं या फिर क्रोनिक डायरिया हो सकता है, पेट खराब रह सकता है आपका लंबे टाइम तक। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन का अगर सोर्स की बात करें तो सी फूड से मिलता है और पानी से मिलता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है इसका, ये हमारा जो टीथ है, हार्ड पार्ट हमारा होता है, उसके इनेमल को बनाने का काम करता है।
जो आपका टीथ है उसका जो बाहरी आवरण है वो फ्लोरीन से बनता है। प्रिवेंटिंग डेंटल डिजीज, जो भी दांत की प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगी। डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, दांत की बीमारी हो सकती है अगर फ्लोरीन की कमी हो तो। जैसे कि आपके जो दांत हैं वो खराब भी हो सकते हैं, हड्डियों की बीमारी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस जो कि पोरस बोन जिसको बोलते हैं, वो प्रॉब्लम आपको हो सकती है फ्लोरीन की कमी से। इस तरीके से 2 टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए। तीसरे अगर टॉपिक की बात करें तो वो है न्यूट्रिशिव और नॉन न्यूट्रिशिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। डाइट के अंदर बहुत सारे हम आइटम खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, उसके अंदर सब में न्यूट्रिशन नहीं होता, कुछ में होता है कुछ में नहीं है, उनको देखेंगे हम लोग। अब सबसे पहला है न्यूट्रिशिव कंपोनेंट। तो न्यूट्रिशिव कंपोनेंट तो हमने देख लिया, अभी तक जो पढ़े हैं वो सारे न्यूट्रिशन वाले कंपोनेंट थे, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स। इन सभी को हमने डिटेल में अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है। अभी हम नॉन न्यूट्रिशिव कंपोनेंट देखने वाले हैं कि जिसके अंदर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता, ताकत या फिर एनर्जी या फिर जिसको हम कैलोरी भी बोल सकते हैं वो नहीं मिलती, डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी और कैलोरी। लेकिन ये हमारे फूड के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें हमारे फूड के अंदर इनको ऐड करना चाहिए। पहला है रफेज। रफेज जिसको फाइबर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस में अगर आपको क्वेश्चन पूछें तो रफेज पूछ सकते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं, एक तो जो कॉन्स्टिपेशन है उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब ये जाएगा तो इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसको स्मूथ करने का काम करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए दे भी रखा है, लार्ज इंटेस्टाइन के जो डिसऑर्डर हैं उसको सही करने का काम करता है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये सोल्यूबल होता है और इनसोल्यूबल होता है। सोल्यूबल क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा और ब्लड शुगर को रेगुलेट करेगा, मैनेज करेगा उसको। इनसोल्यूबल क्या है, डाइजेस्टिव जो ट्रैक है आपका उसको क्लियर करने का काम करता है। ये इसके अलग अलग टाइप हैं। सोर्सेज की बात करें तो आपको रूट वेजिटेबल्स में मिलेगा, ओट्स में मिलता है, फ्रूट्स आपको खाने चाहिए, मीट में मिलता है और व्हीट में मिलता है। इन सभी में रफेज होता है, बहुत भारी अमाउंट में होता है। जैसे कि खीरा होता है तो खीरे के अंदर बहुत भारी अमाउंट में रफेज होता है। फाइबर होता है, फाइबर वाले प्रोडक्ट होते हैं। आप जूस पीते हो, आपको जूस पीना अवॉइड करना चाहिए, जूस के बजाय आप डायरेक्ट उस फ्रूट को खाइए, क्योंकि फ्रूट के अंदर फाइबर होगा। फाइबर अगर आपको देखेंगे क्या होता है, तो जब भी आप मान लो मैंगो खाते हो, मैंगो जब आप खाते हो तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे तार से होते हैं, वो पूरे तार मिलकर मैंगो को बनाते हैं। अगर आप उन सभी को खाते हो तो ये पूरा फाइबर है, ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, इनके अंदर न्यूट्रिशन होता है। जब इन फाइबर्स को हम जूस के रूप में बना लेते हैं, अब ये फाइबर्स मर चुके हैं, तो जूस इतना हेल्पफुल नहीं होता, इतना हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता जितना फ्रूट होता है। अब कभी भी अगर आपको जूस और फ्रूट में से यूज़ करने का चांस मिले, मौका मिले, तो आपको फ्रूट ही खाना है। डायरेक्ट इनटेक हमें फ्रूट का ही करना चाहिए, जूस को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है वाटर। वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, फंक्शन आपके वाटर को पता ही है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेकर आने का काम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है, हमारी जो स्किन है, त्वचा है, उसको मॉइस्चराइजर करने का काम करता है, शॉक है उनसे प्रोटेक्ट करता है। कितना हमें लेना है पानी डेली, तो 3 से 4 लीटर पानी का इंटेक हमारी बॉडी के अंदर डेली होना चाहिए। इसके बाद में है प्लांट के कंपाउंड। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन न्यूट्रिशिव कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। पानी पीने से आपको ताकत नहीं मिलेगी। आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा भी होगा, आपको बहुत तेज भूख लग रही है और आपने 2 गिलास पानी पी लिया, 2 गिलास पानी पीने के बाद भी आपको एनर्जी नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। प्लांट कंपाउंड की बात करें तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, जैसे कि कैफीन हो गया। एक्सेस अगर इनका कंजप्शन कर लेते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि हार्ट रेट है वो हमारी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार हमें सूसू करने जाना पड़ सकता है। ये प्लांट कंपाउंड के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि बहुत लोग कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। कलर कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये फूड को अट्रैक्टिव और कलरफुल बनाते हैं, इनका कोई बाकी रोल नहीं होता। जैसे कि नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं, बीट रूट है, सैफरन है और आर्टिफिशियल कलर्स हैं। बीट रूट जिसको हम चुकंदर बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिगमेंट के लिए, कलर बनाने का काम करता है। आपने प्याज देखे होंगे, अनियन देखे होंगे रेड कलर के, बहुत सारे होटल्स में जब हम कई बार जाते हैं
तो अनियंस आपको रेड कलर के हो जाते हैं, जिसको सिरके वाला प्याज कहा जाता है। वो बीटरूट का जो जूस है वो निकाल कर बनाया जाता है। इस तरीके से कलर कंपाउंड है, आपको उससे कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर आर्टिफिशियल कलर कंजप्शन हम कर लेते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। ये यहाँ पर आर्टिफिशियल कलर्स की बात हो रही है। इनका कंजप्शन अगर नॉर्मल अमाउंट में करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में फ्लेवर कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये हमारे फूड के अंदर फ्लेवर डाल देते हैं, अलग अलग हमारा जो फूड है उसको चेंज कर देते हैं, जैसे कि फूड का फ्लेवर है वो चेंज कर देते हैं। लास्ट है फूड एडिटिव्स। ये फूड को प्रिजर्व रखने के काम आते हैं, फूड की जो लाइफ है उसको इंक्रीज कर देते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेंजोइक एसिड है और सोडियम बेंजोएट है, ये एग्जाम्पल है फूड एडिटिव्स से। एक्सेस अगर इनका हम कंजप्शन कर लेते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती हैं और अस्थमा की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। इस तरीके से आप इनको ध्यान में रख सकते हो, न्यूट्रिशिव और नॉन न्यूट्रिशिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल के लिए हमें क्या खाना चाहिए, वेट कंट्रोल क्या होता है। तो राइट अमाउंट में अगर हम फूड कंटेन करेंगे, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेंगे प्रॉपर क्वांटिटीज़ के अंदर, वो हमारा सही है। लेकिन जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा जब हम खा लेते हैं, उससे क्या होगा, ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा हो सकता है। और जब हम कम खाएंगे तो अंडरवेट रहेंगे। तो हमें हमारे वेट को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर खाना खाना चाहिए। हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो आइडियल बॉडी वेट है वो बना रहे बिना हम मोटे हुए। अगर हम हेल्दी वेट की बात करें तो हेल्दी वेट क्या है, आइडियल बॉडी वेट फॉर हेल्दी लाइफ विदाउट डिजीज रिस्क। हमारी बॉडी है वो बिना बीमारियों के रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्दी वेट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, लीन बॉडी मास है वो इंक्लूड हो जाता है, मतलब मसल्स और बोन है एंड बॉडी फैट। आपका जो बॉडी फैट है और मसल्स और बोन का वेट है वही आपका हेल्दी वेट होती है। एक्स्ट्रा फैट जो भी है उसको हम मोटापा कहते हैं। ऑप्टिमल बॉडी फैट की बात करें तो आपका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम मेंस की बात करें, वुमेंस का होना चाहिए 30%। वुमेंस के अंदर फैट की परसेंट होती है 30, लेकिन मेंस के अंदर वो कम रखी गई है, क्योंकि 20% से ज़्यादा अगर किसी मेल के अंदर फैट है तो वो क्या है, ओवरवेट की कैटेगरी में आएगा, ओबेसिटी कंडीशन के अंदर वो जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई आपकी सही होनी चाहिए। बीएमआई के बारे में लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। ये बॉडी मास इंडेक्स है, क्या काम आती है, आपके मोटापे को नापने के काम आती है। इसका फॉर्मूला है आपका वेट किलोग्राम में, और उसको हम डिवाइड कर देंगे आपके जो हाइट है वो मीटर का स्क्वायर करके। एग्जाम्पल से हमने इसको देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले अगर हाइट और वेट की बात करें, मान लीजिए आपकी हाइट है 1.70 मीटर और आपका वेट है 70 किलोग्राम। बीएमआई का फॉर्मूला है आपका किलोग्राम में वेट और मीटर में हाइट। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे तो 70 आपका वेट है, 1.70 आपकी मीटर के अंदर हाइट है, ये इसका 2.89 आ गया स्क्वायर करेंगे तो, और 24.22 आपकी बीएमआई निकल गई। बीएमआई को देखेंगे कि 24.22 बीएमआई का क्या मतलब है, ये इसके स्टेप्स यहाँ पर दे रखे हैं। अब ये जो आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारी बीएमआई आई थी 24.22, इसका मतलब ये नॉर्मल वेट है। इससे ज़्यादा वेट जब हो जाता है 25 से 30, या फिर हम ये बोलें 25 से 29.9, ये और वेट की कैटेगरी आ जाती है। ओबेसिटी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, ओबेसिटी आपकी स्टार्ट होती है 30 से अबो। तो अगर आपको पूछें कि ओबेसिटी कौन सी क्लास से स्टार्ट होती है, तो वो होती है 30 से अबो। 30 से 34.9 तक आपकी ओबेसिटी क्लास 1 रहेगी, और 35 से 39.9 तक रहेगी क्लास 2, और उसके बाद में क्लास 3। सबसे बेस्ट आपका जो वेट बीएमआई के अकॉर्डिंग कहा गया है वो 18.5 से लेकर 24.9 तक होना चाहिए। ये आपका नॉर्मल क्या है, बीएमआई इंडेक्स है। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम हेल्दी बॉडी वेट है उसको मैनेज कैसे करें, कैसे उसको रखें कि हमारा बॉडी वेट हेल्दी रहे, हम मोटे ना हो। तो उसके लिए आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक्टिव होनी चाहिए। आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहो और लंबे टाइम तक आप स्क्रीन के सामने नहीं बैठे रहो, फ़ोन कम चलाओ। इसके बाद में क्या है, आप अपनी जो कैलोरीज हैं उनको कट डाउन कर दो, मतलब आप जो खाना खा रहे हो उसको कम कर दो। खाना जितना ज़्यादा खाओगे उतना ही आपके बॉडी के अंदर वो
फैट के रूप में स्टोर होता हुआ रहेगा। जंक फूड को अवॉइड कीजिए। जंक फूड जो हम फास्ट फूड खाते हैं हाई कैलोरी वाले, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। शुगरी जो ड्रिंक्स हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। हमें हेल्दी स्नैक्स खाने चाहिए। हेल्दी स्नैक्स में आप नट्स खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, ये सारे आपके हेल्दी स्नैक्स के अंदर आएंगे। और आपको अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना चाहिए। कैसे इंक्रीज होगा? आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और आपकी जो कैलोरीज हैं वो ज़्यादा बर्न होंगी। इसके साथ साथ आपको बैलेंस करना है इनटेक और एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज। आप कितना खा रहे हो और कितना आप एक्सरसाइज में उस फैट को बर्न कर रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको रेगुलेट करना है, इसका बैलेंस आपको बनाना है। तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन कर सकते हो। इन सभी तरीकों के बारे में सबको पता है, लेकिन फॉलो कोई भी नहीं करता, क्योंकि फिट सबको होना है लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। इसके बाद में नेक्स्ट है द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। हम वेट कम करने के लिए क्या करते हैं? डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग बहुत नुकसानदायक होता है। अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, तो सही नॉलेज नहीं हो, तो डाइटिंग बहुत नुकसानदायक हो सकता है। पिटफॉल्स का मतलब होता है नुकसान। डाइटिंग के क्या नुकसान है देखते हैं उनको। डाइटिंग क्या है? एक वेट लॉस की अप्रोच है। हम वजन कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं। लोग क्या करते हैं? अपनी जो कैलोरी इंटेक है उसको कम कर देते हैं, खाना कम कर देते हैं। और कॉमन टेक्निक्स की बात करें तो डाइट पिल्स लेते हैं, वो फास्ट करते हैं, कैलोरी कंजप्शन कम कर देते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। अगर हमारी इम्प्रॉपर डाइटिंग होगी तो या तो हम बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर देंगे या बहुत ज़्यादा वेट हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए डाइटिंग का नॉलेज हमें होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो क्या है? ईटिंग टू लिटल। हम बहुत कम खाते हैं। हम 1500 से 18 कैलोरीज एक दिन की लेते हैं, जो कि हमारी डेली नीड्स हैं उनके लिए इनसफिशिएंट है। ये हमें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हेल्थ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बहुत कम खाना मोटापे का कोई सोल्यूशन नहीं है। मोर ड्रिंकिंग देन ईटिंग। आप ज़्यादा पीते हो खाने के बजाय, जैसे कि आप जूस ज़्यादा पीते हो, सोडा ज़्यादा पीते हो, चाय, कॉफ़ी, इसके साथ साथ शुगर के जो आइटम हैं वो ज़्यादा पीते हो। इससे क्या होगा? ये जो ड्रिंक हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और आपका वज़न कम करने की बजाय ये बढ़ा देंगी। क्योंकि जूस का मैंने आपको बताया था, मीठा जूस के अंदर, जो मीठा जूस होता है उसके अंदर बहुत कैलोरीज होते हैं। आपका वज़न कम नहीं करेगा, बढ़ा देगा। जैसे कि आपने बनाना शेक पिया, तो आपने ये कर लिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा या फिर खाना नहीं खाऊंगी। बनाना शेक के अंदर आपने 7 से 8 केले डाल लिए, उसके अंदर मिल्क डाल लिया और क्या क्या ड्राई फ्रूट्स डाल लिए। आप नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करें तो 7 से 8 बनाना नहीं खा सकते, आपको भाएंगे नहीं। आप मैक्सिमम 2 से 3 खा सकते हो अगर आप ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हो तो। 7 से 8 केले और उसके साथ दूध और प्लस ड्राई फ्रूट आप जूस के अंदर पी सकते हो, क्योंकि जूस में वो अच्छा लगता है, उसको आप पी सकते हो। उससे क्या होगा? आपको इतने अमाउंट में जो फूड है वो चाहिए ही नहीं, फिर भी आपकी बॉडी के अंदर चला गया। इसलिए डाइटिंग के अंदर हम कई काम तो ऐसे कर देते हैं जिनका हमें नॉलेज नहीं है। तीसरा है स्किपिंग मील्स। हम खाना छोड़ देते हैं, जैसे कि हमने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, लंच छोड़ दिया, डिनर छोड़ दिया। इससे क्या होगा? हमारी मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगी, पाचन शक्ति है वो धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। बॉडी क्या करती है? हमारी एनर्जी को कंजर्व करती है और मोर कैलोरीज इन द नेक्स्ट मील। ऐसा हमें बहुत बार देखने को मिलता है। मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट में खाना नहीं लिया, तो आप लंच में ज़्यादा खा जाओगे, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपका भरोसा नहीं है, आप कभी भी खाना छोड़ दोगे। बॉडी को तो अपने आप को मेंटेन रखना है, वो क्या करेगी? एनर्जी को स्टोर करके रखेगी। उसके लिए उसको ज़्यादा अमाउंट में फूड चाहिए, तो आप ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लोगे। ज़्यादा अमाउंट में जब आप खाना खाओगे तो उससे क्या होगा? वापस आपका मोटापा बढ़ जाएगा। तो खाना स्किप करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तभी होगा जब आप नेक्स्ट मील के अंदर आप प्रॉपर खाना खाओ, ज़्यादा एक्सेस में नहीं खाओ। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ लेबल्ड फूड। इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। लो फैट, लो शुगर, लो कैलोरीज, जो भी फूड आइटम जिन पे ये लिखा हुआ होता है उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे लोग शुगर फ्री स्वीटनर जो आता है, शुगर फ्री जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है, वो चाय के अंदर मिला के पीते हैं और वो सोचते हैं कि हम शुगर को इंटेक नहीं कर रहे, चीनी तो हम खा ही नहीं रहे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारी कैलोरीज होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जा रही हैं। तो जो लेबल लिखे हुए होते हैं फूड प्रोडक्ट्स पे, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं होता, हम सभी को सही नहीं मान सकते। और लास्ट हमारा है नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज ये क्या करते हैं? आपकी मेटाबॉलिक रेट को कम करते हैं और लेस कैलोरी बर्निंग,
आप जितनी भी कैलोरी बर्न करना चाहते हो वो बर्न आपकी बॉडी से नहीं होती। उससे क्या होगा, आपका वजन कम नहीं होगा। डाइटिंग में हम यही तो देखते हैं कि मैं खाना कम कर देता हूँ, एक्सरसाइज नहीं करूँगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बिना एक्सरसाइज के क्या होगा, इनफेक्टिव हो जाएगी आपकी बॉडी एनर्जी को कंजर्व करने में। तो ये सारे डाइटिंग हैं उसके नुकसान हैं, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा खाना सही सूट नहीं होता, उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता और कई बार डिस्कम्फर्ट उनको फील होता है। बहुत सारे सिम्टम्स इसके अंदर हैं। फूड खाने से एलर्जी हो जाती है। फीचर्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस क्या क्या हैं? ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। सबसे पहले तो हमें सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, कई बार तो जल्दी दिखते हैं और कई बार हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब हमें देखने को मिलते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं ये फ्रीक्वेंट कंजप्शन पे हमें देखने को मिल सकते हैं। और चौथा पॉइंट इसका क्या है, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, इनसे ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं फूड इंटॉलरेंस के? फूड इंटॉलरेंस का मतलब आपको वो फूड सही तरीके से सेट नहीं होता, बस इतना सा इसका मतलब है। इससे आपको नोजिया, डायरिया हो सकता है, गैस, क्रैम्प्स, ब्लोटिंग हो सकती है, स्किन रैशेज हो सकते हैं, आपके पेट में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, इरिटेशन, माउथ अल्सर। ये सारे फूड इंटॉलरेंस के हैं कि आपको कौन सा फूड सेट नहीं हुआ। अब इसके अगर कारण की बात करें तो एक तो होता है एंजाइम की डेफिशिएंसी और एक आपकी बॉडी के अंदर केमिकल की जो सेंसिटिविटी होती है उसकी वजह से हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ मात्रा में एंजाइम्स नहीं होंगे जो कि उस खाने को ब्रेक डाउन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या फिर वो खाना ब्रेक डाउन नहीं होगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, फूड इंटॉलरेंस हो सकता है। केमिकल सेंसिटिविटी हो सकती है, जैसे कि फूड के अंदर कोई जो केमिकल होते हैं वो केमिकल आपको सही सूट नहीं करते हैं। कुछ वेजिटेबल्स में केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से भी फूड इंटॉलरेंस हो सकता है। कॉमन फूड इंटॉलरेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। बहुत सारे लोगों को डेयरी प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से उनको प्रॉब्लम होती है, वो उसको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दूसरा है सल्फाइड सेंसिटिविटी। ये जो सल्फाइड है या फिर फूड एडिटिव्स हैं, इनसे रिएक्शन हो जाती है। तीसरा है अदर फूड, जैसे कि कुछ लोगों को पीनट अच्छा नहीं लगता, अनियन अच्छा नहीं लगता, व्हीट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, फिश, एग्स, इन सभी से इंटॉलरेंस रहती है, वो उनको खाने में अच्छे नहीं लगते या फिर उनको खाने से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे मैनेज करेंगे फूड इंटॉलरेंस को? सबसे पहली तो है अवॉइडेंस। आपको एलिमिनेट कर देना है जो फूड आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें अपनी डाइट में से। इसके बाद में उसके ऑल्टरनेटिव आपको देखने हैं, जैसे कि अगर आपको गाय का जो मिल्क है, गाय का जो दूध है, उससे इंटॉलरेंट आप फील करते हो तो आपको जो सोया मिल्क है वो ले लेना चाहिए। इसके बाद में टॉलरेंस के जो लेवल हैं, आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि इतनी अमाउंट में अगर उस फूड को लिया जाएगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको अपनी लिमिट सेट कर देनी चाहिए। एंजाइम सप्लीमेंट्स, डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट्स हैं, ये भी आपके जो फूड हैं उनको ब्रेक डाउन करने के अंदर हेल्प करते हैं। इसके बाद में है मेडिकल एडवाइस। अगर ऐसा बहुत टाइम से हो रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। इसके बाद में है फूड मिथ। फूड के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, मिथ फैली हुई हैं, उन सभी को देखेंगे हम जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। सबसे पहले कॉमन अगर फूड मिथ की बात करें तो सबसे पहली है पोटैटोज मेक अस फैट। आलू से हम मोटे होते हैं, ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिथ क्या है? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है जैसे कि आलू है और चावल है, इससे क्या होगा, हमारा बॉडी वेट बढ़ जाएगा। लेकिन फैक्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए एनर्जी की सोर्स है, हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं, और इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमें वेट गेन नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन में या फिर मीडियम लेवल पर अगर हम खाते हैं तो ये हमारे लिए सेफ है। इसके बाद में सेकंड क्या मिथ है? फैट फ्री प्रोडक्ट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट। जो भी फैट फ्री प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर फैट नहीं होता वो हमारी वेट लॉस में हेल्प करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट है ये जो प्रोडक्ट हैं ये भी सिमिलर कैलोरी कंटेंट रखते हैं जो रेगुलर फूड होता है उसके जैसे। ओवर कंजप्शन कैन लीड टू वेट गेन। ज़्यादा अमाउंट में इनका जब हम कंजप्शन कर लेते हैं तब ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में है अवॉइड एग्स बिकॉज दे इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। एग्स के बारे में कहा जाता है कि अंडे मत खाओ नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। फैक्ट क्या है? एग्स हमें
एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन ए बी डी के साथ साथ मिनरल्स हैं वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। अगर एक एग आप एक डाइट के अंदर लेते हो तो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की नीड है वो सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट मिथ है ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग मेक अस फैट। हम जब खाना खाते हैं तो उस टाइम पर जब पानी पी लेते हैं उससे क्या होगा, हम मोटे हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर फैक्ट की बात करें, जब हम खाना खाएंगे तो हमारा जो डाइजेशन है वो और इम्प्रूव होगा, वो और अच्छा होगा, और वेट गेन है उसको नहीं होने देगा। नेक्स्ट है डोंट कंज्यूम मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। फिश खाने के बाद में अगर हम दूध पियेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, वाइट स्पॉट्स हमारी स्किन के ऊपर हो जाएंगे। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस हमें नहीं मिला है, ये एक क्लेम है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये भी एक मिथ है। इसके बाद में स्टार्व योरसेल्फ इफ़ यू वांट टू लूज वेट। आपको क्या करना चाहिए, खाना छोड़ देना चाहिए अगर आप वेट को लूज करना चाहते हो तो। लेकिन ये भी बिल्कुल सही नहीं है। फैक्ट क्या है, आपको बैलेंस्ड डाइट है वो कंज्यूम करनी चाहिए, भूख को आपको नहीं मारनी चाहिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज रहता है और आप हेल्दी भी रहते हो। अगर आप भूखे रहते हो तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है और एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। सस्टेनेबल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये लंबे टाइम तक नहीं चल सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कितने टाइम तक भूखे रहोगे। तो वेट लॉस के लिए खाना एकदम छोड़ देना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एक मिथ है, इससे वेट कम नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइजिंग मेक्स यू ईट मोर। एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आपको ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा खाना खाते हो। फैक्ट की बात करें तो रिसर्च में ऐसा हमें मिला है, नो सिग्निफिकेंट एविडेंस दैट एक्सरसाइज इंक्रीज फूड इनटेक कंपेयर टू दोज हु एक्सरसाइज लेस और नॉट एट ऑल। जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आप खाना खाते हो, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ज़्यादा खाना खाकर मोटे हो जाओगे। ये एक फूड की मिथ है। ये सारे जो मिथ हैं ये बिलीव की जाती हैं, इन पे विश्वास किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर हेल्दी डाइट लेते हो और हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हो तो आपका वेट है वो सही तरीके से रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइंटिफिक एविडेंस है कि बैलेंस्ड और न्यूट्रिशनल डाइट जब हम लेते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए हमेशा अच्छे होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट। लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट। आपकी जो डाइट की इम्पोर्टेंस है वो टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट या फिर कंपटीशन के बाद में क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या आपको डाइट लेनी है। तो प्रॉपर डाइट आपको लेनी चाहिए अगर आपको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले अगर हम कंपटीशन है उससे पहले की डाइट की बात करें तो हमारा जो गोल है मैक्सिमाइज कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्स इन मसल्स एंड लीवर। हमारा जो गोल है वो क्या होना चाहिए, हमारी मसल्स और लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स को बढ़ाना। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मसल्स और लीवर के अंदर हो, जिससे क्या हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो। और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एनर्जी सस्टेन रहे, परफॉर्मेंस बूस्ट हो, हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे, पानी की कमी नहीं हो, स्पीड अप रिकवरी आफ्टर कंपटीशन, कंपटीशन के बाद में रिकवरी जल्दी हो जाए, और मसल मास हमारा वैसा का वैसा बना रहे। ऐसा नहीं हो कि कंपटीशन के बाद में हमारा मसल मास कमज़ोर हो जाए, कम हो जाए। रिकमेंडेड फूड की बात करें तो कौन कौन से फूड रिकमेंड करने चाहिए। एक तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हमें लेना चाहिए। ऐसे फूड इनटेक करने हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो। पास्ता, वोल ग्रेन ब्रेड, राइस, ओटमील, मिल्क प्रोडक्ट आ गए, आपके फ्रूट्स हैं। इसमें बनाना और ड्राई फ्रूट उसको एक्सक्लूड करना है, उनको शामिल नहीं करना, क्योंकि बनाना में पोटेशियम होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। इसके साथ साथ प्रोटीन है, कुछ अमाउंट में हमें प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे कि एग्स आपने ले लिए, ग्रिल्ड फिश है, चिकन है, ये सारे प्री कंपटीशन से पहले लिए जाते हैं। और वेजिटेबल्स तो आपको रिकमेंडेड होती हैं प्री कंपटीशन से पहले। मील की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कब लेनी चाहिए, जब आपका कंपटीशन होने वाला हो उससे 3 से 4 घंटे पहले, ताकि जब आप कंपटीशन के अंदर जाओ वो सही तरीके से आपके डाइजेस्ट हो जाएं। फ्लूइड का इंटेक है वो आप ले सकते हो जो भी कंपटीशन है उससे 2 घंटे पहले। उसमें क्या आ सकता है, पानी आ सकता है, स्पोर्ट्स ड्रिंक आ सकती है और जूस आ सकते हैं। आपको अवॉइड करना है हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट एकदम कंपटीशन के पास में आने के टाइम पर। इन दोनों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आपकी बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और आप सही तरीके से कंपटीशन के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाओगे।
प्री कंपटीशन के बाद में अब कंपटीशन जब स्टार्ट हो चुका है, अब आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहला तो है हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड का मतलब लगातार पानी पीते रहना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको इमीडिएट फ्यूल चाहिए। इमीडिएट फ्यूल का क्या मतलब है, आपको ऐसे फूड आइटम लेने हैं जो कि इंस्टेंट आपको एनर्जी दें, आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करें, रिकवरी आपकी अच्छी हो और आपकी जो मसल्स हैं वो सही तरीके से वैसी की वैसी बनी रहें। अगर हम फूड्स की बात करें तो आपको हल्का खाना लेना है, जैसे कि फ्रूट की स्मूदीज ले ली, बहुत सारे फ्रूट्स हैं उनका आपने जूस बना लिया, फ्रूट के पीसेस हैं उनको आप ले सकते हो, हनी सैंडविच ले सकते हो, फ्रूट योगर्ट है और एनर्जी बार हैं जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी दें, वो आप ले सकते हो। बहुत जगह बनाना भी लिया जाता है, ये भी एक इंस्टेंट फूड का काम करता है। कंपटीशंस से 1 घंटे पहले, जब आपके कंपटीशन में 1 घंटे या कम टाइम बचा हो, तब आपको क्या करना है, आपको हाइड्रेट रहना है, पानी पीना है हर 15 मिनट के बाद। कंपटीशंस लॉन्गर देन 1 आवर, आपका जो कंपटीशन है वो 1 घंटे से ज़्यादा है, तब आपको क्या करना है, 150 से 300 ml कार्बोहाइड्रेट या फिर इलेक्ट्रोलाइट बेवरेज लेने हैं। बेवरेज का मतलब आपको जो ड्रिंक है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट हो। बहुत बार ग्लूकॉन डी लेते हुए आपने देखा होगा, वो इसीलिए होता है। हर 15 से 20 मिनट में आपको वो लेना है। उससे क्या होगा, एडिशनल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो नीड है वो आपकी पूरी हो जाएगी, या फिर आप इनको एडिशनली भी ले सकते हो। अगर इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो 2 घंटे के लिए, 1 घंटे से कम में यहाँ पर बात हो गई, आपका 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन 2 घंटे तक अगर इंटेंस एक्सरसाइज है तो आपको फ्लूइड को लेना है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, और लाइट फूड आप ले सकते हो जो कि थोड़ा सा जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। हर 20 मिनट के बीच में आपको हॉट क्लाइमेट के अंदर रहना है, क्योंकि 2 घंटे के बाद आपका कंपटीशन है। अब 2 घंटे के बाद कंपटीशन है तो आपकी जो बॉडी है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी बॉडी को गर्म रखना है, इसलिए हॉट क्लाइमेट में आपको रहना है और लगातार पानी पीते रहना है। थोड़ा बहुत अमाउंट में आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो। इसके बाद में लास्ट है, जब आपका कंपटीशन कंप्लीट हो चुका है, अब आपको कौन कौन सा खाना खाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको स्पीडी रिकवरी चाहिए। जब आप कंपटीशन कंप्लीट कर चुके हो, अब आपकी रिकवरी जल्दी होनी चाहिए, रिफ्यूलिंग होनी चाहिए। जितनी आपने एनर्जी लगाई है वो एनर्जी आपको वापस मिलनी चाहिए। रिहाइड्रेशन अपने आप को करना है, मसल बिल्ड करनी है अगर मसल्स का लॉस हो चुका है तो, और आपकी जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए पोस्ट कंपटीशन मील्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फूड लेने चाहिए, आपकी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने चाहिए, जैसे कि बनाना, ड्राई फ्रूट, सैंडविच, हाई कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक ले सकते हो, ब्रेड, पास्ता, पोटैटोज, राइस, ये सारे जो हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं उनको कंज्यूम कर सकते हो। इसके साथ साथ 15 मिनट जब पोस्ट कंपटीशन होता है उस टाइम पर आपको क्या लेना है, कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो 20 ग्राम, और प्रोटीन लेना है 1 से 2 घंटे में। प्रोटीन क्यों लेना है, क्योंकि आपकी जो मसल के टिश्यूज़ हैं वो फट जाते हैं, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, उनके मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको खूब पानी पीना है, इसके साथ साथ फ्रूट जूसेस लेने हैं आपको रिहाइड्रेट करने के लिए। ये तीनों चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर आप बैलेंस्ड डाइट रखते हो कंपटीशन से पहले, उसके ड्यूरिंग और कंपटीशन के बाद, तो सही तरीके से आप परफॉर्म करोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से 5वां चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिलेगा और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।